नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस प्लस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं सुमित चौधरी और आज हम बात करेंगे कि बादशाह अकबर ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए कौन कौन से युद्ध लड़े और उसने कौन कौन सी पॉलिसी अपनाई जिससे उसके साम्राज्य का विस्तार हो सके। तो ये हमारा अकबर का पार्ट 3 है। इससे पहले हमने 2 पार्ट कवर कर चुके हैं, जिसमें पहले पार्ट में हमने अकबर की जीवनी और उसका प्रशासन देखा। दूसरे पार्ट में हमने देखा कि अकबर की धार्मिक नीति और सामाजिक सुधार में उसने कौन कौन से कार्य किए, और ये हमारा पार्ट 3 है। साथ ही हम एक चर्चा कर रहे थे हर पार्ट की शुरुआत में कि अकबर एक ग्रेट रूलर था या नहीं, अकबर को महान कहा जाना चाहिए या नहीं। तो मैं हर बार आपको एक ही बात कह रहा था कि अकबर महान है कि नहीं है, ये आप एज ए एस्पिरेंट सोचिए। आप उसकी पॉलिसीज को पढ़िए, आप ये ना देखिए कि उसका रिलीजन क्या है, उसका साम्राज्य कितना बड़ा है। ये ना देखिए, आप ये देखिए उसने अपनी प्रजा के लिए क्या क्या किया। उसकी प्रजा उससे खुश थी कि नहीं थी, क्या उसने अपने द्वारा लड़े गए युद्धों में बेकसूर और बेसहाराओं का खून बहाया। तो वो हम देखेंगे इसी पार्ट में, आपको पता चल जाएगा कि ऐसा उसने किया है। तो वो हमारे हिसाब से महान नहीं हो सकता है किसी इतिहासकार के हिसाब से जिसकी महानता नापने की प्रकाष्ठा ये हो कि उसका कितना बड़ा साम्राज्य है, उसने कितने सारे युद्ध जीते, तो वो उसके हिसाब से महान हो सकता है। कोई ये देखे कि हाँ, महान था अकबर की उसने अपनी धार्मिक पॉलिसी और सामाजिक सुधार में बहुत अच्छे काम किए, तो हम उस चीज में एग्री भी करते हैं कि हमने देखा है कि उसने अच्छे काम किए हैं। लेकिन हम अब देखेंगे युद्ध, उसने क्या क्या युद्ध किए। तो ये हमेशा एक डिबेट का टॉपिक रहेगा कि अकबर एक ग्रेट रूलर था या नहीं। ठीक है, तो हमें इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, ये सवाल तो पूछा नहीं जाएगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, या किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप सक्सेस प्लस एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि एक्सपांशन जो था इसके एम्पायर का वो कहां से कहां तक था। ठीक है, तो मैंने ये लिख रखा है, वो आपको इस मैप में समझते हैं। देखिए, बात शुरू होती है काबुल से। काबुल से कैसे शुरू होती है, इसके जो दादा हैं अकबर के, वो थे बाबर। वो बाबर कहाँ से आया था, वो आया था काबुल से। और काबुल से उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में दिल्ली पे कब्जा किया था और लोधी से छीन लिया था, इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। तो भारत में पहली बार मुगल सल्तनत शुरुआत हुई थी वहां से। तो ये जो था ये कहाँ से शुरू हुआ, 1525 में बाबर का जो रूल था वो इस नीले रंग के जो बाउंड्री है इसके अंदर समाहित था। लेकिन बाद में पानीपत की लड़ाई होती है, घाघरा का युद्ध होते होते बाबर ही इतना सारा अंपायर इनके लिए छोड़ के चला गया था। आपको पता है बाबर ने 4 लड़ाइयां लड़ी भारत में, पानीपत का प्रथम युद्ध, फिर खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। उसके बाद भारत में रहा उसका बेटा हुमायूं, जो कि ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। उसको शेरशाह सूरी ने भारत में से भगा दिया था कुछ 15 सालों के लिए। फिर वो भारत में वापस आया 1555 में, और 6-7 महीने उसने शासन किया, और वो उसके बाद उसकी लाइब्रेरी से गिरने से डेथ हो गई थी, सीढ़ियों से गिर के। उसके बाद आ जाता है अकबर, जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार सबसे ज्यादा किया, अपने दादा और अपने पिता से भी ज्यादा किया। और ये जो येलो कलर का जो मैप दिख रहा है आपको, ये सारा अंपायर अकबर ने अपने मरने से पहले ऐड कर दिया था। ठीक है, उसके बाद आपको दिख रहा है ये जो हमारा केसरिया रंग का थोड़ा मैप दिख रहा है, ये ऐड किया गया औरंगजेब के समय में। ठीक है, इसके ऐसा नहीं है कि अकबर के बाद सीधा औरंगजेब आ गया। मैं आपको एक बार थोड़ी सी दिखाऊं कि मुगल बादशाह अकबर जब 1555 में अकबर ही था, आपको पता है 1556 में अकबर आ गया था, और इस समय इनके पास इतना बड़ा रूल था। उसके बाद इसके मिलिट्री कैंपेन शुरू होते हैं बहुत ही तीव्र गति से, और उसके बाद 1601 आते आते 1605 तक इसका रूल चला है, इसकी डेथ तक। तो 1601 आते आते इसका मैप इतना बड़ा हो गया और इनका साम्राज्य काफी बड़ा हो चुका था। फिर इसके बाद जहांगीर आता है, शाहजहां आता है, उन्होंने भी मिलिट्री कैंपेन किए, और शाहजहां के अंत तक इतना बड़ा साम्राज्य इनके पास था, 1650 तक। फिर साम्राज्य का और विस्तार कौन करता है, वो करता है आलमगीर यानी कि औरंगजेब। और 1707 तक औरंगजेब भारत का लगभग सारा हिस्सा, साउथ इंडिया का छोटा सा हिस्सा छोड़ दें, हमारे पेनिनसुला भारत का, तो सारा इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सारा का सारा एरिया आया करता था औरंगजेब के शासन में। तो बहुत बड़ा अंपायर आया करता था। ठीक है, तो ये इनका अंपायर था। तो इनकी पॉलिसी क्या थी कि किस तरीके से ये जीतता था इस युद्धों को। देखो, इसके पास बड़ी जो चीज थी वो क्या थी, कुछ तो इसको कैंप वो करने थे, लड़ाइयाँ लड़नी ही थी, और कुछ इनको बनानी थी अलाइज, जैसे कि राजपूत। राजस्थान के राजपूताने में राजपूत जो थे वो बहुत पावरफुल थे, और वो एक तरीके से मुकुट माने जाते थे बाकी राजाओं का, कि हिंदुओं में अगर कोई पावरफुल राजा है तो वो है राजपूत राजा।
तो उनमें से बहुत सारे राजाओं ने तो इनकी अधीनता स्वीकार कर ली। जैसे आमेर के राजा भारमेल, उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी। जैसलमेर है, बीकानेर है, उसके अलावा नागौर है, इन्होंने इनकी अधीनता अपने आप ही स्वीकार कर ली। उसके अलावा मेवाड़ के साथ इनकी लड़ाइयाँ चली, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध भी हुआ, और भी एक युद्ध हुआ था 1568 में, वो हम डिस्कस करेंगे ही। इनमें इनको बहुत ज्यादा पसीना आया अकबर को कि ये लड़ाई लड़ना इसके लिए बहुत मुश्किल रहा, टफ रहा, और बहुत सारा इनको यत्न करना पड़ा इनको जीतने के लिए। उसके अलावा गुजरात का अभियान किया, फिर बंगाल और बिहार का किया, तो बहुत सारी लड़ाइयां भी लड़नी पड़ी। और दक्षिण भारत में डेक्कन तक, यहां तक इसने जब आक्रमण किए, तो ये पहला मुस्लिम रूलर था। मुस्लिम तो नहीं, सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी पहले भी आक्रमण कर चुका है दिल्ली सल्तनत से दक्षिण भारत में, और जो तुगलक वंश के राजा हैं उन्होंने भी किया है। लेकिन मुगलों में ये पहला रूलर था जिसने साउथ इंडिया में कैंपेन करना शुरू किया था। अहमदनगर वगैरह में, वहां पे इसने गोलकुंडा में किया था आक्रमण। ठीक है, तो वो हम सारी चीजें देखेंगे कि क्या क्या इसकी पॉलिसी रही। अब इसने कौन कौन से मेजर कैंपेन किए, मेजर क्या, हम जो सारे कैंपेन है उनको देखेंगे। सबसे पहला युद्ध ये करता है मालवा के खिलाफ, वहां का रूलर होता है बाज बहादुर। ठीक है, ये हम सारे देखेंगे। मैं आपको एक क्या बोलते हैं, सारणी बना के दे देता हूँ, यहाँ पे हम टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, आगे हमें युद्ध पढ़ने हैं। तो देखते हैं, बाज बहादुर होता है, और इसकी वाइफ की वजह से युद्ध होता है, ये हम आगे देखने वाले हैं। अदहम खां, जो कि महम अगमा का पुत्र था, और पीर मोहम्मद उजबेग, इन दोनों के ये होते हैं दोनों मिलिट्री के जर्नल मुगलों की तरफ से। ये जाते हैं युद्ध करने के लिए बाज बहादुर से, और जीत जाते हैं ऑब्वियसली। जितने भी मैं युद्ध की बात करूंगा उसमें लगभग अकबर ही जीतेगा, और कोई सामने वाला इनका सामना नहीं कर पाएगा। उसके बाद होता है गोंडवाना का युद्ध, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। वीर नारायण एक माइनर चाइल्ड होता है, लड़का होता है, ये गद्दी पे बैठा होता है, और दुर्गावती इसको संरक्षण प्रदान कर रही होती है। इसको लीड करता है आसफ खां। ठीक है, आसफ खां और मान सिंह ने सबसे ज्यादा कैंपेन को लीड किया है, और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल भी ये दोनों ही रहे हैं। ठीक है, फिर अब्दुल रहीम खान खाना भी काफी युद्ध इनके लिए जीते हैं। उसके अलावा राजा भगवान दास ने भी जीते हैं। फिर उसके बाद 1562 में आमेर में ये जाते हैं, राजा भारमेल की पुत्री से इनकी शादी हो जाती है, जिसको हम पढ़ चुके हैं। जोधा अकबर में भी कहानी हमने देखी है, जोधा और अकबर की। उसके अलावा इसमें कोई बैटल होता नहीं है, तो हम किसी भी जर्नल की बात नहीं करेंगे। तो भारमेल की पुत्री से शादी हो जाती है, और मैट्रिमोनियल अलायंस बन जाती है। उसके बाद मेड़ता में एक जयमल नाम का एक रूलर होता है। एक तरीके से एक ये वो होता है, सॉरी, रूलर क्या, राजा तो नहीं होता है, लेकिन एक सामंत होता है। इसके साथ लड़ाई होती है मिर्जा सैफुद्दीन की, और ये भी मेड़ता भी जीत लेते हैं। फिर उसके बाद मेवाड़ में बड़ा कैंपेन होता है, ये हम इंपॉर्टेंट देखेंगे। इस समय राजा उदय सिंह होते हैं, उसके बाद आगे चल के महाराणा प्रताप बन जाएंगे, हम इसको डिटेल में देखने वाले हैं। फिर रणथंबोर का आक्रमण करता है, रणथंबोर पे, और यहाँ पे राजा होता है हाड़ा का, हाड़ा वंश का एक सूरज राय हाड़ा। अकबर और भगवान दास यहाँ पे इसको लीड करते हैं, इस कैंपेन को। फिर कालिंजर का युद्ध होता है, और कालिंजर में रामचंद्र नाम का राजा होता है, और इसको मंजू खान जाके हरा देता है। उसके बाद आता है 1577, जिसके अंदर गुजरात कैंपेन करता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट कैंपेन है, देखने वाले हैं हम इसको। ठीक है, उसके बाद 1574 से लेकर 77 तक 3 साल तक एक बीच में लड़ाई चलती है इनके बीच में। कंटिन्यू लड़ाई नहीं चल रही है, लेकिन बीच बीच में दाऊद खान है, ये बीच बीच में अपना सर उठाता है, और इसको बाद में अंतिम रूप से 1577 में इसमें हासिल हो जाती है जीत मुगलों को, और बंगाल और बिहार पे कंप्लीटली मुगल आक्रमण वो हो जाते हैं, मुगलों का झंडा फहरा जाता है। फिर 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध है, डिटेल में देखने वाले हैं। 1581 में काबुल पे आक्रमण करता है हकीम मिर्जा, वहां पे एक रूलर होता है, उस पे आक्रमण करते हैं। अकबर और मानसिंह दोनों जाके आक्रमण करते हैं। 1591 में सिंध प्रांत पर भी आक्रमण करता है। सिंध पे किसी मुगल ने पहले आक्रमण नहीं किया था, मुल्तान है, लाहौर है, यहाँ पे आक्रमण किया है, लेकिन सिंध पे आक्रमण करने वाला पहला मुगल होता है अकबर। और यहाँ पे जानी बेग नाम का एक रूलर होता है, जिसपे अब्दुल रहीम खान खाना जाके उसको हरा देता है। ठीक है, और उसके बाद ये अधीनता भी स्वीकार कर लेता है अकबर की। उसके बाद कश्मीर कैंपेन, जिसके अंदर बिरबल की भी मृत्यु हो जाती है इस कैंपेन के दौरान। भगवान दास इसको लीड कर रहे होते हैं, और सामने रूलर होता है याकूब खान। याकूब खान रूलर होता है, ये अकबर की पहले एक तरीके से अधीनता स्वीकार कर चुका होता है, लेकिन ये बार बार कुछ ऐसी हरकतें कर देता है कि अकबर को इस पे गुस्सा आ जाता है, तो फिर इसको पूरी तरीके से तख्ते से हटा देता है। ठीक है, 1586 में। और इसी समय इनके जो प्रिय मित्र और इनके नवरत्नों में शामिल बिरबल थे, उनकी भी मृत्यु हो चुकी होती है। तो बिरबल के बारे में और नवरत्नों के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। 1595 में दक्षिण पे आक्रमण करता है अहमदनगर में, वहां पे भी एक छोटा लड़का रूल कर रहा होता है, 9 साल का बहादुर निजाम शाह।
तो ये इसका संरक्षण दे रही होती है इसकी चाची चांद बीबी। इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। अब्दुल रहीम खान का ना जाके इनको हरा देते हैं। तो ये हमें सारा पढ़ना है। अभी हम जो इंपॉर्टेंट कैंपेन है उनको देखने वाले हैं। सबसे पहले कैंपेन होता है मालवा पे। मालवा आज के समय राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात की जहां सीमा बनती है वहां एक राज्य था। वहां पे शासन हुआ करता था बाज बहादुर का। बाज बहादुर एक मुस्लिम रूलर था। इनकी वाइफ का नाम था रूपमती। अब रूपमती की खूबसूरती उसी तरीके से कहानी जाती है जैसे कि पद्मावती की कहानी है। आप इसको एकदम टाकू टाक वो कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि बाज बहादुर की वाइफ रूपमती है। उधर रतन सिंह की वाइफ कौन होती है? पद्मावती जी होती है। तो उन दोनों की ही तरह वहां अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती के लिए युद्ध करता है। ठीक है, पद्मावत में ऐसी कहानी है ना। उसी तरीके से यहाँ बाज बहादुर की वाइफ रूपमती के लिए आक्रमण किया जाता है अकबर के द्वारा। ऐसा इतिहास में कई जगह मिलता है। तो यहाँ पे अकबर भेजता है मालवा को जीतने के लिए अदहम खां को, पीर मोहम्मद को और अब्दुल्ला खां उज्बेक को कि जाके आक्रमण करो और बाज बहादुर को हरा दो। अब बाज बहादुर इतना पावरफुल नहीं होता है कि वो मुगलों का सामना कर सके और वो युद्ध में जाते ही हार जाता है और वो भाग जाता है। अब ये भाग गया है, हार भी गया और भाग गया। इसका तो पीछा करता है ये अब्दुल्ला खान उज्बेक है, ये इसका पीछा करता है जब तक इसको ये वापस पकड़ नहीं लेता। ठीक है, लेकिन कहानी में ये है कि रूपमती का क्या होता है। रूपमती का वैसा ही होता है जैसे पद्मावती अलाउद्दीन खिलजी के हाथ नहीं आई थी और उन्होंने जौहर कर लिया था, अग्नि कुंड में समाधि लेके अपनी जान की बलि दे दी थी और वो शत्रु के हाथ नहीं आई थी। उसी तरीके से रूपमती ने भी अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन तरीका अलग था जौहर का। उन्होंने अग्निकुंड में छलांग लगाई थी। इन्होंने क्या किया, अपनी हाथ में अंगूठी थी, उसमें इनके पास पॉइजन था एक नगीने के नीचे, तो उसको इन्होंने खा लिया था और उन्होंने सुसाइड कर लिया था। तो मुस्लिम धर्म में क्या है, आग में जल के समाधि नहीं ली जाती है, उस तरीके से जौहर नहीं किया जाता है, उनका अलग तरीके से होता है। तो इन्होंने इस तरीके से वो कर ली थी। ठीक है, हालांकि इसकी कहानी लंबी है। कहानी ऐसी है कि अपॉइंट किया था बाज बहादुर ने कुछ अपने सिपाहियों को कि अगर ऐसा कुछ हो जाए, मैं युद्ध हार जाऊं, तो तुम मार देना मेरी रानियों को और जितनी भी औरतें हैं उनको तलवारों से मार देना। वो तो नहीं मार पाए, लेकिन रूपमती ने खुद ही सुसाइड कर ली। ठीक है, फिर 1570 आते आते ये बाज बहादुर है, ये मुगलों के सामने आ गया और उनके पैरों में गिर गया और 1557 में इसने अधीनता स्वीकार कर ली अकबर की। और अकबर ने इसको 2000 मनसब से एक तरह से नवाजा। अब मैंने आपको बताया मनसबदारी प्रथा प्रथा क्या होती थी। मनसबदारी प्रथा यानी कि एक अधिकारियों को पोस्ट देने की प्रथा थी, जिसमें 10 से लेके 5000 के बीच में पद होते थे। तो ये रैंक थी एक तरीके से, 2000 रैंक इसको दे दी और इसको एक तरीके से मुगल नोबिलिटी में शामिल कर लिया। ठीक है, फिर होता है इंपॉर्टेंट कैंपेन गोंडवाना का। गोंडवाना में क्या है, गोंडवाना जो है ये इस समय हुआ करता था मध्य प्रदेश में। गोंडवाना का किला मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पे रानी होती है कौन, ये होती है दुर्गावती। ये रानी दुर्गावती का स्टेच्यू है, हाथी पे बैठ के ये युद्ध किया करती थी। तो ये बहुत ही वीरांगना थी और ये कीरत राय की बेटी थी, वही कीरत राय जिसकी हमने बात की थी शेरशाह सूरी के समय, जो कि कालिंजर का वहां पे राजा हुआ करता था। उनकी ये बेटी थी। 1524 में इनका जन्म होता है। इनकी मैं बायोग्राफी जल्दी ही लेके आने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट फिगर है। तो इनके क्या होता है, इनके हस्बैंड होते हैं वो गोंडवाना के राजा होते हैं, तो उनकी जल्दी ही मृत्यु हो जाती है। उनके बाद इनका बेटा होता है वीर नारायण। ठीक है, उसको ये राजा बना देती हैं। वो 14 साल का ही होता है उस समय, लेकिन एक तरीके से उसकी संरक्षिका के रूप में शासन करती हैं। ठीक है, सारा काम यही संभालती हैं, चाहे मिलिट्री का हो, एडमिनिस्ट्रेशन का हो, लेकिन उनके बेटे के नाम से ये चलाती हैं। तो इन पे आक्रमण करने का कोई कारण नहीं होता है कि ये किसी तरीके से मुगलों को परेशान नहीं कर रही थी, लेकिन इनका जो साम्राज्य है वो बहुत खुश था, बहुत ही इनके पास समृद्धि थी, पैसा था। उस पैसे से लाभान्वित होके उससे जल के अकबर ने इन पे आक्रमण किया था, बेसिकली ये समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो दुर्गावती पे आक्रमण किया। दुर्गावती ने आसानी से हार नहीं मानी। ऐसा नहीं कि वो जाके बहुत सारे राजाओं की तरह अधीनता स्वीकार कर ली, उन्होंने किसी के पैर नहीं पकड़े। उन्होंने 2 बार मुगल आर्मी को हराया। 2 बार, ये लिटरली बोल रहा हूं मैं आपको, 2 बार मुगल आर्मी को हराया। मैं इसको डिटेल में आपको बताऊंगा बाद में कि 2 बार हराने के बाद तीसरी बार अकबर का इतना ईगो हर्ट हो गया कि उसने बहुत ही ब्रूटल तरीके से दुर्गावती के ऊपर आक्रमण किया चारों तरफ से। अब रानी दुर्गावती की आर्मी इतनी बड़ी नहीं थी कि वो जीत पाए, लेकिन उन्होंने मरना पसंद किया बल्कि अधीनता स्वीकार करने की बजाय। कहानी ऐसी भी है कि वीर नारायण को मृत्यु का समय हो जाता है। ये 15 साल का तो लगभग बच्चा होता ही है। तो इस समय
ये जब वीर गति को प्राप्त होने वाला होता है, मतलब ये एक तरीके से बहुत ज्यादा घायल हो चुका होता है, तो इसके जो रक्षक हैं वो कहते हैं दुर्गावती को कि आप एक बार अपने बेटे का आखिरी दर्शन तो कर लो। तो रानी दुर्गावती कहती हैं कि नहीं, ये समय अंतिम दर्शन का नहीं है, ये युद्ध का समय है, और मेरे बेटे से कहना कि मैं उससे स्वर्ग लोक में मिलूंगी। तो इस तरीके की वीरांगना थी दुर्गावती। ठीक है, हम इनको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ये गोडाउना जो है ये मुगल अंपायर का पार्ट बन चुका था। अब बात आती है अकबर के जो राजपूतों के साथ रिलेशन थे उनको हम डिटेल में देखेंगे। बात ऐसी है कि बहुत सारे राजाओं ने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। अकबर की मंशा ये थी कि राजपूत जो हैं राजस्थान के, इनको अपने पक्ष में लाना बहुत जरूरी है। किसी भी तरीके से लाओ, शाम दाम दंड भेद, कोई भी नीति हमें अपनानी पड़े, अगर राजपूताना मेरे वश में आ गया तो बाकी भारत तो अपने आप मेरे वश में आ जाएगा। इनको ऐसा लगता था। कारण क्या था? बहुत छोटे छोटे राजपूताना के छोटे छोटे राजा थे, उनमें यूनिटी होती तो वो अकबर का सामना कर लेते, लेकिन वो छोटे राजा थे, छोटा छोटा उनका अंपायर था, इतनी बड़ी सेना नहीं थी। तो बहुत सारे राजाओं ने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली। उनमें सबसे पहले की राजा भारमल ने, और अपनी पुत्री का विवाह कर दिया जिनका नाम था जोधाबाई, 1562 में। अब क्या है कि अकबर ये भी नहीं चाहते थे कि उनको मैं अधीन स्वीकार करने के बाद उनको मैं डिसरेस्पेक्ट करूं। अब उन राजपूतों की रेस्पेक्ट करते थे और उनको अर्न करते थे, उनकी जो रॉयल लॉयल्टी है उसको अर्न करते थे। किस तरीके से? उनको बड़े बड़े पद देते थे। उनको जैसे राजा मान सिंह को उनके नवरत्नों में शामिल किया गया, बड़े बड़े मनसबदारी के पद दिए गए। राजा भगवान दास को शामिल किया गया। इसी तरीके से बहुत सारे राजाओं को बड़े बड़े पद दिए गए, राज दरबार में शामिल किया गया। साथ ही साथ अकबर ने उनकी वजह से, इन्हीं राजपुताना की वजह से, जो इनकी जो पॉलिसी थी, धार्मिक पॉलिसी, उसमें भी काफी सारे चेंज किए गए। जैसे जजिया कर हटाया गया, नॉन मुस्लिम से लिया जाने वाला कर। उसके अलावा पिलग्रिम टैक्स हटाया गया। उसके अलावा बहुत सारे सामाजिक सुधार के काम भी किए इन्हीं राजपूत राजाओं के कहने पे। ठीक है, तो बड़े बड़े काम किए, तो राजपूतों के एकदम से कुछ राजपूतों के खास बन गए। अब बात आती है कि राणा, एक जो राज्य था वो था मेवाड़, जो आज का उदयपुर वाला इलाका है। वो राज्य इनके सामने कभी सरेंडर करना नहीं चाहता था। उसने सरेंडर किया ही नहीं, अकबर के जीते जी नहीं किया, जहांगीर के टाइम पे किया, शाहजहां ने करवाया था। मैं बताऊंगा आगे चल के आपको कि राणा, आपको पता है इनके पहले जो बाबर थे उस समय राणा सांगा से लड़ाई हुई थी। उसके बाद राणा उदय सिंह से लड़ाई होगी अकबर की, और राणा प्रताप से, महाराणा प्रताप से हल्दी घाटी का युद्ध होगा 1576 में। तो मेवाड़ ने कभी इनके सामने घुटने नहीं टेके। उन्होंने कभी इनकी वैसाल स्टेट बन के नहीं रहना स्वीकार किया। वैसाल स्टेट क्या होता है दोस्तों? कि अकबर की एक तरीके से अधीनता स्वीकार कर लेना, राजा वही रहेगा जो वैसाल स्टेट का राजा है, लेकिन पावर जो है, सुप्रीमेसी, वो रहेगी अकबर की। ठीक है। अब बात आती है बैटल ऑफ हल्दी घाटी की, जो कि 18 जून 1576 को लड़ा गया। विद डेट और विद सन आपको याद रखना है। ये ऐसा युद्ध था जो राजपुताना के इतिहास में सबसे खतरनाक लड़ाई जिसको बोला जाता है। ऐसी लड़ाई लड़ी गई जो कि लड़ी गई थी अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, जिसमें एक तरफ थे महाराणा प्रताप और दूसरी तरफ अकबर की तरफ से भी एक और राजपूत लड़ रहे थे, वो थे राजा मानसिंह। ठीक है, और आसफ खां। तो ये लड़ाई ऐसी खतरनाक लड़ाई थी, 4 घंटे तक चलने वाली ये लड़ाई हल्दी घाटी की, 5 किलोमीटर लंबी घाटी और 1 किलोमीटर चौड़ी इस घाटी में है, जो अरावली की शाखाओं श्रृंखलाओं के बीच में बसी हुई घाटी है। वहां पे 4 घंटे में पूरी घाटी का रंग लाल हो गया खून से। इतने लोगों का उसमें खून बहा। हम उसको डिटेल में देख रहे हैं, आगे चल के देखो। बात इसका थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। बात ऐसी होती है, साल 1568 था इस समय। 1567 और 68 में, सॉरी, 67-68 का समय था। काफी दिनों तक ये सीज किया था चित्तौड़गढ़ को, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको। 1566 में एक अटेम्प्ट किया था चित्तौड़गढ़ को सीज करने का अकबर ने, जिसमें वो फेल हो गया। और इस समय राजा होते हैं उदय सिंह द्वितीय। अब उदय सिंह द्वितीय मेवाड़ के राजा हैं और चित्तौड़गढ़ किले में वो रह रहे हैं। और चित्तौड़गढ़ का किला इतना अच्छे से बना हुआ है कि उसको सीज करना इतना आसान नहीं है, उसको फतेह करना इतना आसान नहीं है। तो अकबर ने क्या किया, उसकी घेराव कर दिया। ये किला है मान लीजिए, इसके चारों तरफ इस तरीके से घेराव कर दिया कि इससे कोई बाहर ना निकल सके और इसके अंदर कोई ना जा सके। ठीक है, तो ये चीज कितने दिन रहेगी? एक टाइम आएगा कि अंदर का जो सामान है, खाने पीने का, पानी वगैरह, सब खत्म हो जाएगी, सप्लाई खत्म हो जाएगी। तो अंदर का जो राजा है उसको बाहर आके या तो युद्ध लड़ना पड़ेगा या फिर अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। अब क्या होता है, ये चीज होती है 6 महीने तक इस किले को बंद करके रखा जाता है। उसके बाद जो उदय सिंह है उनको, उन्हीं के जो लोग हैं, उदय सिंह के जो लोग हैं साथी, वो बोलते हैं कि आप निकल जाओ, हम युद्ध करेंगे।
फिर फिर युद्ध होता है। जो जयदत्त और फत्ता नाम के जो योद्धा हैं, दो लड़ते हैं, वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। हजारों राजपूत महिलाएं क्या जौहर कर लेती हैं, 30,000 लोगों की हत्या कर दी जाती है। तो ये देखो, जो राज्य के बेकसूर लोग हैं, जिनका जो सेना में भी नहीं है, उनकी भी 30,000 लोगों की हत्या करवाता है यहाँ अकबर। तो हम उसको ग्रेट कैसे कह सकते हैं यहाँ पे आके, ठीक है। फिर ये बात आती है, आगे चल के क्या होता है, महाराणा प्रताप का जन्म होता है, जो कि उनके छोटे बेटे हैं, और उन वो क्या बोलते हैं, रूलर बन जाते हैं आगे चल के। इनकी मैं पूरी बायोग्राफी करने वाला हूँ बहुत जल्दी, 1-2 दिन में ही आपके सामने आ जाएगी महाराणा प्रताप की बायोग्राफी। आपको पूरा पता चलेगा कि किस तरीके से इनको राज सिंहासन मिला, क्योंकि ये बहुत ही बड़े योद्धा हैं। इनको एक छोटी स्लाइड में कंप्लीट करना ये एक गलत बात होगी। इनको मैं पूरा इन पे वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो ये युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं। ये भी कभी सामने राजपूत होके, ऐसे राजपूत राजा होते हैं कि ये कभी इनके सामने सर नहीं झुकाते अकबर के सामने, कि चाहे मरना पड़ जाए, मैं कभी भी राज इनके सामने सर नहीं झुकाऊंगा, अपनी अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा कभी भी। तो फिर ये युद्ध होता है, लगभग 23 किलोमीटर दूर गोंडुआ ले है, उससे पे ये युद्ध होता है अरावली की श्रृंखलाओं में, जिसको हल्दी घाटी कहा जाता है। हल्दी घाटी इसलिए कहा जाता है कि उस घाटी में जो मिट्टी का कलर है वो हल्दी के जैसा पीला है। और यहाँ पे ये युद्ध होता है। युद्ध में किसी तरीके का कोई कंपैरिजन नहीं होता है। मैं आर्मी वाइज कह रहा हूं कि एक तरफ 80,000 की सेना है मुगलों की, और दूसरी तरफ 20,000 की सेना है राजपूतों की। तो राजपूत आर्मी जो है ये बहुत छोटी है, एक के कंपैरिजन में चार है। तो ये युद्ध उस तरीके से देखें तो किस तरीके से जीत सकते थे महाराणा प्रताप, उनको नहीं लग रहा था कि वो जीतेंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, फिर भी आक्रमण किया। जब आर्मी जा रही थी हल्दी घाटी से मुगलों की, तो उन्होंने आक्रमण किया सामने से, उन्होंने वो भागे नहीं, उन्होंने सामने से आक्रमण किया। और इस आक्रमण में उनके बहुत ज्यादा लॉस हुआ, उनके 1600 जवानों की शहीद हो गए मात्र 4 घंटे में। उधर मुगल आर्मी के सिर्फ 150 लोगों की शहीदत हुई और लगभग 350 लोग घायल हुए। लेकिन इस युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं निकला। कारण मैं बताऊं क्यों। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसमें अकबर जीता, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसमें महाराणा प्रताप जीते, लेकिन इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं था। कारण ये है कि देखो, न तो ये जो किला है, ये जो एरिया है, इस पे पूरी तरीके से कोई गवर्नर नियुक्त कर पाया अकबर। ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली हो। न किसी तरीके की कोई ट्रीटी साइन हुई इनके बीच में। ठीक है, तो हल्दी घाटी को हम पूरा अच्छे से देखने वाले हैं हालांकि, लेकिन मैं आपको एक बता रहा हूँ। एक होते हैं इनके चेतक घोड़े, 81 किलो का इनका भाला होता है। सारी चीजें आपको पता होंगी महाराणा प्रताप के बारे में। इनका 72 किलो का इनका पूरा जो आर्मर है, जो इनका बॉडी पे पहनते हैं, वो होता है। तो महाराणा प्रताप इतने बड़े योद्धा थे, सामने जाके ये चाहते हैं कि मैं युद्ध नहीं जीतूं, लेकिन मानसिंह को मार दूं। और मानसिंह हाथी के ऊपर बैठे होते हैं, और चेतक पे बैठ के बहुत स्पीड से जाते हैं। चेतक एक तरीके से सर पे चढ़ जाता है हाथी के, और फिर ये भाला मारते हैं। वो भाला जो है, उस हाथी को जो रोने वाला व्यक्ति होता है उसके आर पार निकल जाता है। मानसिंह बहुत ही छोटे सी तरीके से बच जाते हैं, माइनरली। और मानसिक तो बच जाते हैं। उसके बाद महाराणा प्रताप को उनके साथी कहते हैं कि आप चले जाओ, यहाँ से निकल जाओ युद्ध से, हम युद्ध करते हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो हम बाद में युद्ध नहीं कर पाएंगे, हम युद्ध हार जाएंगे। तो युद्ध हार ना जाए इसलिए महाराणा प्रताप को वहां से जाना पड़ता है, और चेतक उनको यहाँ से निकाल के लेके जाता है। उसके बाद भी महाराणा प्रताप कभी उनका नहीं करते हैं, उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं, और गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स हैं, उन पे छुप छुप के बहुत बार वार करते हैं। मुगल आर्मी के नाक में हमेशा दम करे रखते हैं। तो इस रिजल्ट का, इसका कोई रिजल्ट नहीं रहता है। ये एक न तो मुगल आर्मी जीतती है, न ही राजपूत आर्मी जीतती है। एक तरीके से टाई था। हालांकि लॉस इसमें राजपूत आर्मी का बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने हार मान ली थी। उसके बाद 56 वर्ष की एज में इनकी मौत हो जाती है, महाराणा प्रताप की डेथ हो जाती है कुछ इंजरीज की वजह से। हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन ये जो सागा है, जिसमें राजपूत योद्धा लड़ते हैं अपनी मौत के, डेथ ना हो जाए तब तक, तो ये 18 साल तक चलता रहा। इन्होंने कभी हार मानी ही नहीं, कि उनके महाराणा की डेथ हो गई है, लेकिन उन्होंने इसको अधीनता स्वीकार नहीं की। अब आगे चल के ये वैसाल स्टेट बनता है, इनका जो बेटा होता है महाराणा प्रताप का, अमर सिंह फर्स्ट। इनके समय पे जब यहाँ पे आक्रमण करता है खुसरो शाह नहीं, खुर्रम। खुर्रम मतलब शाहजहां, खुर्रम उसका नाम था पहले। और वो जहांगीर के समय 1615 में ये एक तरीके से अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। एक ट्रीटी साइन होती है दोनों के बीच में, ठीक है। और जहांगीर की तरफ से होती है, शाहजहां उसमें आके ट्रीटी साइन करवाता है। लेकिन महाराणा प्रताप ने अपने जीते जी कभी भी कोई ट्रीटी साइन नहीं की। बहुत सारे अटेम्प्ट भी किए थे अकबर ने, लेकिन उन्होंने नहीं माना, ठीक है।
अब ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, हम अलग से वैसे करने ही वाले हैं। अब देखते हैं गुजरात कैंपेन के बारे में। गुजरात कैंपेन करने का कारण क्या था? देखो, ये जो पहले मेवाड़ का जो हुआ है युद्ध, इसके पीछे भी एक रीजन ये था कि गुजरात पहुंचना चाहता था डायरेक्टली अकबर। अब गुजरात क्या है, आपको पता है, अरेबियन सी से उसकी सीमा लगती है। जितना ज्यादा व्यापार होता है, ज्यादा से ज्यादा वो होता था गुजरात के थ्रू, ठीक है। तो मक्का जाने वाले जो मुस्लिम थे, पिलग्रिम्स थे, वो भी कहाँ से जाते थे? वो भी गुजरात होके जाते थे। तो गुजरात बहुत ही इंपॉर्टेंट था वो, चाहे आप किस तरह से व्यापार की दृष्टि से देख लो, चाहे ये मक्का वाला रीजन देख लो, बहुत सारे रीजन की वजह से गुजरात पे कैंपेन करना चाहता था अकबर। चाहता था कि गुजरात जीत जाए, इसलिए वो मुजफ्फर खां तृतीय पे, वहां का जो रूलर है, उस पे आक्रमण करता है 1572 में। अब क्या होता है, ये मुजफ्फर खां तृतीय एक बार के लिए तो तुरंत इनके सामने क्या बोलते हैं, हार मान लेता है, और छोटा सा युद्ध होता है अहमदाबाद में, और उसमें ये हार जाता है। लेकिन अकबर जब वापस पहुंचता है, अपने आगरा पहुंचता है, उसी टाइम पे इनको फिर न्यूज मिलती है कि मोहम्मद हुसैन मिर्जा एक अमीर था, उसने वापस इस पे क्या कर दिया है, गुजरात में एक तरह से रिवोल्ट कर दिया। उसने कहा कि अकबर तो पहुंच गया, और जब तक वो वापस यहाँ आएगा तब तक मैं अपनी आर्मी इकट्ठी कर लूंगा और मैं उसके सामने वापस से युद्ध करूंगा। तो ये गुजरात के कुछ नोबल्स थे, उन्होंने भी उसको ज्वाइन किया कि चलो अकबर को हराएंगे, अकबर को हराएंगे। ऐसी चीज इन्होंने सोची, जो इनकी एक तरीके से बेवकूफी थी। अकबर उसी समय वापस निकलता है, और 450 किलोमीटर की जो दूरी है, जो आगरा से लेके अहमदाबाद पहुंचने में टाइम लगता है, इसको सिर्फ 9 दिन में पार करता है। देखो, उस समय कुछ नहीं था, कोई इंजन से चलने वाली गाड़ियां नहीं थी, घोड़े हाथी थे। उसके बावजूद 9 दिन में ये यहाँ पहुंच जाता है, बहुत ही स्पीड से, इतना फास्ट तरीके से ये आता है और आक्रमण करता है। और ये जो रिवोल्ट था, इसको बहुत ही जल्दी ये सप्रेस कर देता है, कि इनकी हिम्मत ही नहीं होती है कि ये मुगल बादशाह अकबर के सामने क्या टिकेंगे। बड़े बड़े योद्धा नहीं टिक पाए, तो मोहम्मद हुसैन मिर्जा जैसा एक छोटा सा अमीर क्या करेगा? ठीक है। अब बात आती है बिहार और बंगाल की। बंगाल और बिहार में क्या होता है, सुलेमान करानी नाम का एक गवर्नर होता है। ये पहले से था, अकबर के पहले से था, जब सूर डायनेस्टी थी, शेरशाह सूरी का शासन था, तब से था। और सूर डायनेस्टी के समय पे ये एक तरीके से शेरशाह सूरी को रिपोर्ट करता था। लेकिन जब इसको पता था कि अकबर है, तो इसने क्या किया, उसको माना कि ये उसकी अधीनता भी स्वीकार करी, उसने इसको टैक्स वैक्स भी दिया। फिर क्या होता है, इसकी तो डेथ हो जाती है 1568 में। लेकिन इसके बाद इसका बेटा आता है। इसका बेटा आता है 1572 में मरता है, सॉरी 1572 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका बेटा है, उसका नाम होता है दाऊद खां। दाऊद खां सोचता है कि मैं तो अकबर क्या करेगा मेरा, वो इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है खुद को, यही बेवकूफी करता है। उसके बाद ये एक और गलती करता है कि ईस्टर्न बॉर्डर जो है मुगल का, उस पर आक्रमण कर देता है कि चलो मुगलों को हराऊंगा भी मैं। इसके बाद अकबर को आता है गुस्सा, और 1574 में इस पे आक्रमण करता है और इसको ऑक्युपाइड कर लेता है। फिर क्या होता है इनके बीच में, ये एक बार अकबर आता है, तो वही गुजरात वाली कहानी, एक बार के लिए अधीनता स्वीकार कर लेता है। फिर आसफ खां की एक बार, इसका जो सेनापति है, उसकी मृत्यु के बाद मना कर देता है। फिर वापस भेजता है अकबर अब्दुल रहीम खान खाना को, और इसको पूरी तरीके से हरा के 1576 में, और बंगाल और बिहार को मुगल सल्तनत में शामिल कर लिया जाता है। अब ठीक है। अब बात आती है कि साउथ इंडिया को भी अकबर जीतना चाहता था। उसका यही सपना था कि वो पूरा जो है अंपायर है, उसको साउथ इंडिया तक पहुंचाए। अब आपको पता है, बहमनी साम्राज्य था, वो 4 भागों में बढ़ चुका था। बहमनी साम्राज्य का इतिहास हम पढ़ेंगे आगे चल के। मैं अभी दिल्ली को सेंटर मान के जितना है उसको आगे लेके जाना चाहता हूँ। उसके बाद हम पढ़ेंगे बहमनी साम्राज्य को, विजयनगर साम्राज्य को भी अलग से पढ़ेंगे। तो बहमनी साम्राज्य खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा, इन 4 में बट गया था 1591 तक। और इनको मैसेज भेजता है अकबर कि तुम अपनी अधीनता स्वीकार कर लो, और मैं, मेरी जो शर्तें हैं, मेरे वैसाल स्टेट बन के रहो। तो खानदेश का जो राजा है अली खान, वो तो तुरंत स्वीकार कर लेता है कि चलो मैं तो मुगलों का एक तरीके से अधीन रह जाऊंगा। और बाकी रिफ्यूज कर देते हैं। बाकी पे राज किसका होता है? बाकी पे राज होता है एक तरीके से चांद बीबी का। चांद बीबी कौन है? ये है बाज बहादुर, ये बहादुर निजाम शाह की माँ ने चाची, ठीक है। ये अहमदनगर से तो होती है, इनका एक, इनका गांव होता है, मतलब एक मायका होता है, और एक इनका अहमदनगर में, ये एक, सॉरी मैं क्या बोल गया, अहमदनगर में तो इनका वो होता है, ससुराल होता है। और इनका जन्म होता है, वो होता है गोलकुंडा में, ठीक है। और बीजापुर भी इनके ही अधीन आया करता है, ठीक है। तो उसके बाद बीजापुर के जो रूलर है, उनकी मृत्यु के बाद आदिल शाह से इनकी शादी होती है, और इनकी मृत्यु हो जाती है 1580 में, ठीक है।
चांद बीबी वाज अ डॉटर ऑफ अहमद नगर हुसैन निजाम शाह। ठीक है, मैंने गलती से कुछ गड़बड़ बोल दिया हो तो मैं वापस बोल रहा हूँ कि अहमद नगर के शासक हुसैन निजाम शाह की पुत्री होती हैं, और आदिल शाह जो कि बीजापुर के शासक हैं उनकी वाइफ होती है। और बीजापुर के शासक की अर्ली डेथ हो जाती है 1580 में। उसके बाद इसका जो भतीजा है आदिल शाह का, निजाम शाह, उसको बनाया जाता है रूलर अहमदनगर का। अब अहमदनगर का रूलर उसको बनाया जाता है, लेकिन चांद बीबी उसकी संरक्षिका की तरह काम करती है, उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था दुर्गावती का। वो उसकी माँ थी, ये इसकी चाची है, बस फर्क इतना ही है। ठीक है। उसके बाद इसने मना कर दिया कि ये अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे अकबर की। तो उसके बाद कुछ चीज ऐसी भी होती है कि चांद बीबी को इन्हीं के कुछ नौबस धोखा दे देते हैं, उसी तरीके से जैसे रजिया सुल्तान को दिया था, क्योंकि ये भी उसी तरीके से रहती थी जैसे रजिया सुल्तान रहती थी। ये अपनी जो राज है उसको प्रॉपर खुद चलाती थी, ऐसा नहीं है कि एक तरह से पपेट रूलर बन के रहे। इन्होंने शासन किया तो अपने दम पे किया। उसके बाद ये अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा जाता है कि जाओ चांद बीबी को हरा के आओ। इनके बीच में एक छोटी सी बैटल होती है। एक बार के लिए चांद बीबी इसको डिफेंड भी कर देती है अहमदनगर को। लेकिन बाद में क्या होता है, एक ट्रीटी साइन होती है चांद बीबी के बीच में और अकबर के बीच में, और ये एक तरीके से वैसाल स्टेट अपनी शर्तों पे कुछ वैसाल स्टेट बन जाता है अहमदनगर मुगलों का। और चांद बीबी की भी हत्या कर दी जाती है उनके नोबल्स के द्वारा। ठीक है। और ये ट्रीटी जो है 1596 में पूरी तरीके से साइन हो चुकी होती है। और इसी समय फिर आगे चल के होता है, यहाँ पे भेजा जाता है जहांगीर को, जो उस समय सलीम होता है। ठीक है। ये सलीम जो है, इसका रिवोल्ट भी हम देख लेते हैं। सलीम कौन है? शेखु सलीम, शेखु बाबा बोलते थे अकबर इनको। इनका जो नाम है वो शेख सलीम चिश्ती के नाम पे पड़ा था, और आगे चल के इन्हीं सलीम ने जहांगीर के नाम से शासन किया। देखो अकबर के काफी सारे बेटे थे, उनमें हसन, हुसैन, जहांगीर, मुराद, दनियाल, ये काफी सारे बेटे थे। ठीक है। इनमें से जहांगीर आगे चल के शासक बनेगा, ये बड़ा बेटा था। और ये पैदा होता है 31 अगस्त 1569 को। ठीक। उसके बाद क्या होती है बात कि 1591 आते आते एक काम ऐसा होता है कि अकबर बीमार हो जाता है, और अब्बू फजल कहता है कि उसको किसी ने जहर दिया है। और नाम किसका लगता है? जहांगीर का। जहांगीर का नाम इस तरीके से लगता है सलीम का कि इसने राजगद्दी पाने के लिए अपने पिता को जहर दे दिया। लेकिन ऐसा उसने किया नहीं होता है, उसने ऐसा किया नहीं है, ये बाद में पता चलता है। लेकिन एक बार के लिए समाज के सामने उसकी बेइज्जती कर दी जाती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, अपने पिता को जहर क्यों दिया। तो वो एक तरीके से नाराज हो जाता है, और अपने आप को, अपनी जगह को, ये आगरा को छोड़ के चला जाता है। और फिर काफी समय तक आता ही नहीं है, 1597 तक नहीं आता है, अगले 6 साल तक ये अपने घर पे नहीं आता है। और अकबर की भी बहुत सारी बातों को मानना ये मना कर देता है कि मेरे साथ ऐसा किया, मेरी डिसरिस्पेक्ट की। उसके अलावा अब वो फजल से ये नफरत करने लग जाता है। यही नहीं, इसकी जो माता है, इसके जो भाई वाई हैं, वो भी इस नफरत करते थे अबू फजल से। अब ये नफरत अबू फजल को भारी पड़ेगी भी आगे चल के, देखना कैसे। अब क्या है कि अकबर 1597 में कहता है कि डेक्कन का जो कैंपेन है, वही कैंपेन जो मैं साउथ इंडिया की बात कर रहा हूँ, उसमें जाओ और दनियाल की हेल्प करो। दनियाल जो एक इसका दूसरा बेटा है, उसकी हेल्प करो। लेकिन सलीम मना कर देता है। ये बात अकबर को पसंद नहीं आती। अब इस बात से गुस्सा होके वो धीरे धीरे जो खुसरो है उसको पावर ज्यादा देना शुरू कर देता है। खुसरो कौन? शाहजहां, यानी कि इसका बेटा, सलीम का बेटा है, उसको देने लग जाता है। तो लोगों में एक बात आना शुरू हो जाती है कि ये अपने बेटे को नहीं, अपने ग्रैंड सन जो है, इसका जो पोता है, उसको आगे चल के अपना नॉमिनी बनाएगा, अपना सत्ता उसको देगा। ठीक है। तो ये चीज भी कहीं ना कहीं सलीम को खाती है। तो ये रिवोल्ट के कारण बता रहा हूँ मैं आपको, धीरे धीरे क्या क्या जनरेट होता जा रहा है सलीम के मन में। तो धीरे धीरे फिर 1599 आता है, और अकबर कहता है कि जाओ एक बार मेवाड़ पे भी कैंपेन करके आओ। वहां भी समीर ये सलीम नहीं जाता है, और बीच में ही कहता है कि मैं तो नहीं जा रहा, और मैं तो अजमेर जा रहा हूँ। ठीक है। अजमेर में ही रुक जाता है, और फिर वहां से ये बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग वगैरह भी करना शुरू कर देता है। और 1599 तक इसका जो चीजें हैं, हरकतें हैं, रिबेल जो है, वो अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाता है। ये अपने नाम के सिक्के ढलवाना शुरू कर देता है, आर्मी का खजाना लूटना शुरू कर देता है, जो मतलब अकबर के लिए आता है उस खजाने को रास्ते में ही लूट लेता है, रॉयल ट्रेजरी को लूट लेता है। इस चीज से अकबर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, एक बार कोशिश करते हैं, उसको गवर्नर अपॉइंट करते हैं बंगाल का, कहीं उससे खुश हो जाए कि उसके पास सत्ता नहीं है। लेकिन सलीम इन चीजों से भी मना कर देता है, और वो रिबेलियन से मना कर देता है, वो कि वो तो रिबेल करेगा, वो तो अकबर की बात नहीं मानेगा। अब क्या होता है, अकबर सोचता है कि चलो एक कोशिश और करते हैं, अबू फजल को भेजता हूँ कि जाओ और उसको मनाओ।
सलीम के पास भेजता है अब्बू फजल को, जो इसके नवरत्नों में शामिल है, और लेकिन अब्बू फजल से तो चिढ़ है सलीम को। अब्बू फजल की हत्या करवा देता है वीर सिंह बुंदेला के हाथों। और ये बात अकबर को बहुत ज्यादा दुख देती है, क्योंकि उसका बहुत खास था अब्बू फजल। अब्बू फजल उसका बहुत अच्छा दोस्त था, उसके नवरत्नों में शामिल था, और उसके दीन इलाही का चीफ प्रीस्ट था। इतना बड़ा व्यक्ति था ये इसकी राज दरबार में, उसकी हत्या करवा दी। अकबर ने भेज दिया कि चलो पहले तो वीर सिंह बुंदेला को मारो, उसके बाद देखते हैं कि सलीम का क्या करना है। सलीम को पर कुछ करने ही वाला होता है, लेकिन इसी समय मुराद की मृत्यु हो जाती है, फिर दनियाल की मृत्यु हो जाती है, फिर मानबाई सुसाइड कर लेती है। मानबाई सलीम की वाइफ होती है, मानसिंह की बहन होती है। मानसिंह, वही मानसिंह, राजा मानसिंह की बात कर रहा हूं मैं। तो ये सब चीजें होती हैं, ट्रेजेडी हो जाती है 1599 से लेकर 1605 तक। तो अकबर इसको कुछ पनिशमेंट देता उससे पहले ही सलीम को भी इस चीज का दुख होता है कि परिवार टूट रहे हैं, कहीं माँ गई, भाई गए, पिता की भी डेथ हो, उससे पहले मैं जाके उससे सॉरी बोल देता हूँ। तो सलीम 1604 में आता है और सॉरी बोलता है, और अकबर उसको माफ भी कर देता है। और उसके बाद अकबर क्या करता है, आगरा में आगे चल के बीमार हो जाता है अकबर तो, और 1605 में तो अकबर की ही डेथ हो जाती है। तो अब पता चलता है कि अकबर किसकी क्या करेगा, किसको अपॉइंट करेगा। तो अकबर अपने अंतिम समय में 63 साल की उम्र में जब इसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद इसको एक सीरियस बीमारी होती है, डेंसेंट्री, डायसेंट्री हो जाती है। अतिसार नाम का बीमारी बोलते हैं इसको हिंदी में, अतिसार नामक रोग हो जाता है। कभी पूछ ले तो याद रखना है अतिसार, ठीक है। अतिसार नामक बीमारी से ये 63 साल की उम्र में 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में इसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद इसका मकबरा बनाया जाता है आगरा के पास सिकंदरा में। तो ये अकबर का मकबरा है। तो ये होती है अकबर की कहानी खत्म। अब देखो हमने अकबर के बारे में क्या क्या जान लिया है। हमने देख लिया है उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी जीवन, उसकी धार्मिक नीति, उसके सामाजिक सुधार, उसके द्वारा लड़े गए युद्ध। अब हम जो भी उसकी ने जो निर्माण करवाया था, जो एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ पार्ट है जो हमें मुगल सल्तनत के अंत में पढ़ना है, वो मैं उस समय आपको करा दूंगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जब भी ऐसे और वीडियोज मिले तो उसको आप देख सकें। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।